Hey everyone, welcome back to my channel. I really hope that you guys are really doing well. So, today we'll be covering class 12 political science chapter number 9, which is globalization. So, these are the topics which we'll be covering in this chapter one by one. So, topic number 1, the concept of globalization. Topic number 2, the globalization, जिसके हम consequences और causes दोनों देखेंगे, जिसमें हमारे political cause पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस. देन इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, इंडिया का क्या स्टैंड है ग्लोबलाइजेशन में वो देखेंगे. रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, हम इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड की भी बात करेंगे और हम इसमें इंडिया की भी बात करेंगे. आ गया समझ में आपको? क्लियर है? सो लेट्स जस्ट क्विक स्टार्ट आवर चैप्टर. तो भाई हम अब ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या है भाई कॉन्सेप्ट, क्या है ग्लोबलाइजेशन का? तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विच इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो ये क्या किससे डील करते हैं ग्लोबलाइजेशन? 4 चीज़ों से, आइडियाज़ से, कैपिटल से, कमोडिटीज से और पीपल से. ठीक है, आया समझ? कैसे? आइडियाज़, सी कैपिटल, सी कमोडिटीज और पी, ICCP. कि भाई जो आइडियाज़ है ना, आइडियाज़ का फ्लो रहे कि भाई यहाँ से चीज़ यहाँ से यहाँ तक आ जाए, यहाँ की चीज़ यहाँ से यहाँ तक आ जाए. आइडियाज़ का फ्लो एक से दूसरी कंट्री तक भी होता रहे. ठीक है. कैपिटल, अब भाई एक कंट्री दूसरी की कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, पैसा मिल रहा है, अपना फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, तो कैपिटल. थर्ड कमोडिटीज़ है कि भाई एक दूसरे की कमोडिटीज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो कमोडिटीज़ का एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, वो हो रहा है. फिर पीपल, अब भाई कोई भी पीपल बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मान लो इंडिया से बहुत लोग कनाडा जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो यहाँ के पीपल वहाँ पे गए, क्या जिससे अब वहाँ के जो लोग रहेंगे उनके जो भी आइडियाज़ रहेंगे वो उनको लेके यहाँ पर आएंगे, तो पीपल का भी फ्लो हो रहा है इसमें. तो आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़ और पीपल. ठीक है, अब ये जो फ्लो है ना किसका, आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़ और पीपल का, ICCP, इसका जो फ्लो है ना, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? ठीक है, इससे क्या होता है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टेडनेस होता है, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, कोई यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अब इधर जाएगा इधर जाएगा, इधर का चीज़ इधर मंगवाएगा, तो क्या सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, तो पूरा वर्ल्ड है ना वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा. इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस. ठीक है, अभी जो कॉन्सेप्ट है ना ग्लोबलाइजेशन का, ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है कि भाई जैसे कि 3D डायमेंशन होता है कि हम इधर 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 आगे पीछे की सब का डायमेंशन हम देख सकते हैं, वैसे ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है. इसमें क्या है, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी है और कल्चरल कॉन्सेप्ट भी है. तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना भाई, इसका स्प्रेड कैसा है, बिल्कुल इक्वल फ्लो है क्या? भाई इंडिया में अगर इसका फ्लो इतना है तो US, चाइना और कनाडा वगैरह सब में, क्या सब में इसका फ्लो इक्वल रहेगा, इतना इक्वल रहेगा? तो नहीं, ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना, इसका फ्लो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, इसका फ्लो बहुत ज़्यादा अनइवन है. ठीक है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, इसका फ्लो बहुत ज़्यादा अनइवन है और अनइक्वल है, कोई इक्वल इसका फ्लो नहीं है. ठीक है, तो हमारी ये जो है, और इसमें ये देखो, ये जनाधर, रामधर, सारिका, ये जो है ना ये एग्जाम्पल्स दे रखे, इसको यहाँ पे समझाने का कोई नीड नहीं है, आप इसको खुद की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद रीड कर लो एक बार, बाकी मेरे समझाने जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो हमने हमारा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक. तो हमारा नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो क्या कॉजेज है ग्लोबलाइजेशन के? ठीक है, जैसे कि हमको पता है आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़ और पीपल, ये तो भाई अब बोलते ये तो ह्यूमन हिस्ट्री से चला आ रहा है. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो भी ट्रेड करते थे भाई, मेसोपोटामिया से, ईरान, इराक, गल्फ, पर्शियन गल्फ, इन सबसे वो ट्रेड करते थे. तो भाई न्यू क्या है इसमें? आप तो बता रहे हो कि भाई ये चीज़ों को बोल के कि आइडिया, कैपिटल, कमोडिटीज़, पीपल, इनको बता के बोल रहे हो भाई ये ग्लोबलाइजेशन, लेकिन ये तो बहुत पुराने टाइम से. आप नया बताओ ना, क्या नया है? तो इसमें है एनीथिंग नोवल, क्या नया है? तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, आज के वर्ल्ड में क्या नया है? स्केल, साइज ऑफ स्केल एंड द स्पीड, कि भाई स्केल जो है ना ग्लोबलाइजेशन में बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा स्केल है, और जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट है. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की स्पीड बहुत फास्ट है, और सेकंड स्केल जो है ना वो बहुत ह्यूज स्केल में ग्लोबलाइजेशन होता है. थर्ड क्या है? टेक्नोलॉजी. भाई आज के टाइम पे देखो
कि आजकल स्मार्टफोन्स आ गए। पहले के टाइम में क्या था, कोई लेटर पहुंचाना हो तो भाई 3-3 4-4 दिन लगते थे, वो कौवे के साथ पहुंचाते थे लेटर्स, ऐसे बहुत सारे पहले टेक्नोलॉजी थी। तो आज की टेक्नोलॉजी भी क्या हो गई है, इवॉल्व हो गई है टेक्नोलॉजी आज की। तो ये भी एक कॉज हो सकता है ग्लोबलाइजेशन का। सेकेंड, रिकॉग्निशन बाय पीपल। जब तक इंसान पीपल नहीं मानेगा कि भाई हम ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तब तक इसका कोई इफेक्ट नहीं पता चलेगा आपको। हियर यू कैन सी people in different parts of the world to recognize these interconnections with the rest of the world। जब तक वो खुद रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे इंटरकनेक्शन को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तब तक कुछ नहीं डिफरेंट होने वाला। ठीक है, तो हमारे ये कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी कंप्लीट हो गए। तो अब हम चलते हैं हमारे इधर है ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस और कॉजेज हो गए। अब हम चलते हैं हमारे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस के ऊपर। ठीक है, तो भाई 3 एस्पेक्ट हमने बोले, कौन कौन से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल। ठीक है, वैसे ही इसमें हम अभी पॉलिटिकल पढ़ेंगे, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अब भाई इन कॉन्सिक्वेंस को समझने के लिए थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, बिल्कुल बिना कोई डिस्टर्बेंस के, अच्छे से क्लियर, बिल्कुल ध्यान से इसको सुनोगे। ठीक है, नहीं समझ आएगा वापस से वीडियो देखोगे। भाई अगर तुमको नहीं समझ में आए पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो एग्जाम में बैठ कर रोगे बाद में, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए अभी इसको अच्छे से समझ लो कान खोल के। ठीक है, सो गिव योर 100% फोकस इन द वीडियो। तो वैसे ही हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में भी 3 एस्पेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट एस्पेक्ट क्या होगा अपना, जो ग्लोबलाइजेशन है ना वो क्या रिजल्ट देता है, रिजल्ट इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। अब भाई पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, गवर्नमेंट। पहले तो पॉलिटिकल में गवर्नमेंट की बात समझ आ रही है। सेकंड क्या आ रहा है, कोई भी स्टेट या कंट्री की बात कर रहे हैं, स्टेट या कंट्री की बात कर रहे हैं, ये समझ आ रहा है आपको पॉलिटिकल से। तो हम इसमें गवर्नमेंट और उसका रोल जो है ना उसकी बात करेंगे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में। तो भाई ग्लोबलाइजेशन क्या रिजल्ट हो रहा है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या रिजल्ट दे रहा है कि जो स्टेट कैपेसिटी है ना उसको इरोड कर रहा है ग्लोबलाइजेशन। मतलब जो स्टेट की कैपेसिटी है ना क्या करने में, ओल्ड वेलफेयर स्टेट को, जो स्टेट कैपेसिटी किस चीज़ में, जो इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग, इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग को जो स्टेट कैपेसिटी है ना, जो ओल्ड रोल था उसको हटा के क्या कर रहा है, मोर मिनिमलिस्ट स्टेट के जो अब क्या कर रहा है, वो स्टेट का रोल बहुत मिनिमलिस्ट हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, और वो स्टेट बहुत कोर फंक्शंस ही परफॉर्म कर पा रहा है। कोर फंक्शंस कौन से, एक तो लॉ एंड ऑर्डर और एक सिक्योरिटी, इसको ही परफॉर्म कर पा रहा है। इसके जगह अब क्या हो रहा है, ये जो मार्केट फोर्स है ना, जैसे कि अब मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, वो इन्फ्लुएंस में आ रही है। आ गया समझ में, क्या पढ़ा हमने फर्स्ट एस्पेक्ट में कि ये जो स्टेट कैपेसिटी है ना, जिसका क्या रोल था, पहले वाला रोल क्या था, ओल्ड वेलफेयर स्टेट वाला पहले का रोल था, जिसमें क्या होता है इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग को ध्यान में रखना किसका काम था, स्टेट का। उसकी बजाय अब क्या हो रहा है, अब स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है स्टेट का रोल। अब स्टेट सिर्फ कोर फंक्शंस परफॉर्म करने में ही रह गया है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी। अब ये चीज़ में किसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, मार्केट में जो मल्टीनेशनल कंपनीज है मार्केट फोर्स की, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो ये है हमारा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, जिसमें हमने बोला है कि स्टेट का रोल कम हो रहा है। हम इधर लिख लेते हैं स्टेट का जो रोल है ना वो कम हो रहा है इसमें। ठीक है, अब भाई सेकंड एस्पेक्ट ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। भाई अब फर्स्ट एस्पेक्ट में तो आपने बोले कि ग्लोबलाइजेशन जो स्टेट की कैपेसिटी बिल्कुल इरोड कर देता है। सेकंड में आप बोले ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी, है ना। तो भाई इसमें बोलते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है किसकी, स्टेट की इम्पोर्टेंस और प्राइमेसी है ना, वो कंटिन्यूज टू बी अनचैलेंज। उसको भाई कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। स्टेट की जो रोल है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसकी इम्पोर्टेंस वैसी की वैसी ही रहती है। ठीक है, जैसे कि कितना भी ग्लोबलाइजेशन कर लो, जो ओल्ड राइवलरीज और जेलसी है ना वो कभी भी कम नहीं होगी, कंटिन्यूज या नॉट सीज्ड, नहीं खत्म होगी। जैसे कि इंडिया का किसके साथ, पाकिस्तान और चाइना के साथ जेलसी और राइवलरीज है, वो कितनी भी ग्लोबलाइजेशन कर लो नहीं खत्म होगी, ऐसे ही इसमें बता रहे। जो स्टेट का रोल है ना वो वही इंपॉर्टेंट ही रहेगा, इसमें ये बता रहे भाई। फर्स्ट एस्पेक्ट में ये बोला, और सेकंड में क्या बोलते कि भाई वैसी की वैसी रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो अब थर्ड एस्पेक्ट क्या बोलता है कि स्टेट कैपेसिटी हैज़ रिसीव्ड अ बूस्ट। ओ भाई इसमें तो बूस्ट की बात कर दी इन्होंने कि भाई स्टेट कैपेसिटी है वो बूस्ट कर रही है।
ठीक है भाई, कुछ नहीं बूस्ट कर रही है अब थर्ड एस्पेक्ट में, तो कि जो स्टेट है ना इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनहेंस टेक्नोलॉजीज का बहुत एनहेंसमेंट हो रहा है, जैसे कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन, जैसे कि आधार कार्ड, कि भाई इंडिया में क्या है, सबके पास आधार कार्ड होना चाहिए और वो आधार कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो गवर्नमेंट के पास रहेगी उस आधार कार्ड के थ्रू। तो ये है क्या, सबकी इंफॉर्मेशन कलेक्शन गवर्नमेंट के पास रहेगी, ठीक है। और स्टेट्स बिकम मोर पावरफुल, इससे क्या होगी, स्टेट्स जो मोर पावरफुल होगी। तो फर्स्ट एस्पेक्ट में अपन को क्या बताया कि भाई हमारी जो स्टेट कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, इरोड होती जा रही है। सेकेंड एस्पेक्ट में हमको ये बताया कि भाई हमारी जो इंपॉर्टेंस है ना स्टेट की वो इक्वल रहती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ खराब नहीं होता, कुछ बिगड़ता नहीं हो, ना कुछ अच्छा होता है, तो वैसी की वैसी रहती है। थर्ड एस्पेक्ट में अपन को क्या बताया कि भाई जो स्टेट कैपेसिटी है वो तो बूस्ट होती जा रही है। आ गया समझ में? तो हमने ये जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस है ना ये भी कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो भाई इकोनॉमिक क्या समझ आ रहा है भाई, पैसे की बात हो रही है इकोनॉमी से, किसकी, पैसे की बात हो रही है इससे हमारे। तो भाई अगर हम बोलते इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे डिफाइन करेंगे, कि दो चीज़ों से हम डिफाइन करते हैं, एक तो नैरो टर्म में और एक ब्रॉडर टर्म में। नैरो टर्म में हम कैसे डिफाइन करेंगे भाई, ऐसे सोचते हैं अगर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात है, इकोनॉमी की बात है, तो भाई जरूर से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो, जैसे कि IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे होंगे, ठीक है। अगर हम, ये तो बहुत नैरो टर्म है, अगर हम इसको ब्रॉडर टर्म में समझें तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स, अगर हम इसको ब्रॉडर टर्म में अगर बात करें तो, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई किसको कितना मिलता है, हु गेट्स मोर, किसको ज़्यादा मिलता है, हु गेट्स लेस, किसको कम मिलता है, और किसको कुछ भी नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इकोनॉमिक गेन का, किसको कितना मिला है इसमें। आ गया समझ में? और ये जो है ना एक ब्रॉडर वे है समझने का इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को ग्लोबलाइजेशन के। तो भाई इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो, किसका फ्लो, अमॉन्ग डिफरेंट, किसका फ्लो, इसका फ्लो भाई, इसका फ्लो, किसके, कहाँ पे, डिफरेंट कंट्रीज में वर्ल्ड के। अब ये जो फ्लो है ना वो कैसे, वॉलेंटरली भी हो सकता है और फोर्सफुली भी हो सकता है फ्लो। फोर्सफुली कैसे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हमने बात करी, जैसे कि WTO और IMF, ठीक है। तो ये फोर्सफुली इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी हो सकता है और पावरफुल कंट्रीज के द्वारा भी हो सकता है इनका, ठीक है, जैसे कि US पावरफुल कंट्रीज में। आ क्या समझ में? और ये जो इकोनॉमिक फ्लो की हम बात करें, जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं 4 चीज़ों पे, क्या, आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़ और पीपल। तो आइडियाज़ की बात करें, आजकल इंटरनेट है, एक दूसरे के आइडियाज शेयर होते रहते हैं इंटरनेट से। सेकंड, कैपिटल की बात करें तो भाई एक दूसरी कंट्री इन्वेस्ट करती है तो बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज होता है, तो कैपिटल का इधर से उधर होता रहता है। थर्ड, कमोडिटीज़, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है ना गुड्स सर्विसेज पे, तो रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया गया और कमोडिटीज़ भी एक से दूसरी जगह जाने लगी रिस्ट्रिक्शंस कम करके। पीपल की ये जो मैंने आपको बताया ना कि माइग्रेट करते पीपल एक कंट्री से दूसरी कंट्री बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए, तो ये है हमारा फैक्टर्स कुछ किसके, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल ये जो US का वीज़ा है ना वो बहुत मुश्किल से मिलता है, क्यों, क्योंकि जो उसके US के जो ओन सिटीजन्स है ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो वीज़ा बहुत रेयरली, बहुत मुश्किल से US का वीज़ा देते हैं। आ गया समझ में? तो क्या हुआ इधर, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड एन इंटेंस डिवीजन ऑफ ओपिनियन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है ना इसने क्या करा है, ओपिनियन को बांट दिया है, डिवीजन कर दिया ओपिनियन को, ठीक है। पहले जो अगेंस्ट है ना ग्लोबलाइजेशन के, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का, और एक फेवर में है कुछ। तो जो अगेंस्ट में है ना वो सोशल जस्टिस की साइड में है। वो क्या बोलते हैं, जब से स्टेट का विड्रॉल हुआ है ना तब से क्या हुआ, ये क्या किसको प्रॉफिट करते हैं, स्मॉल सेक्शन की, जो पुअर है ना, पुअर क्लास, पुअर लोग हैं ना उनको ही प्रॉफिट करता है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने कुछ सोल्यूशन दिए कि भाई हमको सोशल सेफ्टी नेट्स है ना उनको लाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला जो स्टेट पॉलिसीज थी, क्या स्टेट पॉलिसीज थी, वेलफेयर सिस्टम था, ठीक है, वेलफेयर सिस्टम था, उसको वापस लाया जाए, ठीक है। ऐसी स्कीम्स को लाया जाए जो कि पुअर पीपल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे और उनको अच्छा दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील स्कीम और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं।
गाइस सॉरी, मैंने गलती से यहाँ पे पुअर बोल दिया, जो कि मुझे रिच बोलना था। वापस से मैं एक बार बताती हूँ कि ये जो डिवीजन ऑफ ओपिनियन हो गया ना, जो अगेंस्ट में थे वो ना सोशल जस्टिस के साइड में थे, और वो बोल रहे थे कि जब से स्टेट का विड्रॉल हुआ है ना, तब से जो प्रॉफिट है ना वो एक स्मॉल सेक्शन को ही हुआ है, ठीक है। और वो जो पीपल थे जो स्टेट पे डिपेंडेंट थे, जैसे कि पुअर पीपल, पुअर क्लास पीपल जो थे ना, जो स्टेट पे डिपेंडेंट थे, भाई उनका तो उनको प्रॉफिट कैसे होगा, वो अब रहेंगे कैसे। तो इसकी वजह से उन्होंने सोल्यूशन दिया, जो अगेंस्ट में थे उन्होंने बोला सेफ्टी नेट्स को ना लाया जाए, जो क्या स्टेट पॉलिसीज़ की बात करें, और जो पुराने वेलफेयर सिस्टम था ना उसको वापस से लाया जाए। आगे समझ में, जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स जो पुअर पीपल को डिग्रेडेड होने से बचा है, जैसे कि मिड डे स्कीम वगैरह। आगे समझ में, तो बोला गया कि ये जो सोशल सेफ्टी नेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ड्यू टू ये जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है ना उनको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, ये जो वर्ल्ड को क्या बोला, रीकॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने क्या टर्म किया इसको, जो अगेंस्ट में थे ना, उन्होंने वर्ल्ड को क्या बोला, रीकॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। किसने टर्म किया, जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में थे। आ गया समझ में। तो अब हम आते हैं फेवर्स के बारे में, जो इसके फेवर में है, किसके, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के फेवर में। तो ये बोलते कि भाई इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। क्या करता है, इकोनॉमी जो है ना उसकी ग्रोथ करता है। और क्या करता है, सेकंड, वेल बींग लार्जेस्ट सेक्शन, जो लार्ज सेक्शन है ना, लार्जर सेक्शन को वेल बींग इंश्योर कराता है। और क्या करता है, ये ट्रेड को जनरेट करता है। और ये क्या है, इनविटेबल है। इनएविटेबल क्या होता है, बेसिकली जिसको हम अवॉइड ना कर पाए, ये अनअवॉइडेबल चीज़ है जिसको हमको करना ही करना चाहिए। और अगर ये इतना ही अनअवॉइडेबल है तो हम इसके इतने ज़्यादा क्यों इतना ऐसा बोले कि भाई ये अगेंस्ट में जो लोग हैं इनको बोलते हैं कि अगर ये इतना अनअवॉइडेबल है तो भाई आप इसको इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट ना करें, इसका सपोर्ट करें। तो भाई हमने इधर देखा अगेंस्ट में, ये देखा हमने फेवर में। अब देखते भाई मॉडरेट सपोर्टर्स क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो मॉडरेट सपोर्टर्स है, जो ना अगेंस्ट में जो ना फेवर में जो मॉडरेट बन के बैठे, वो क्या बोलते हैं कि मॉडरेट सपोर्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन से दैट ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड्स अ चैलेंज दैट कैन बी रिस्पॉन्डेड टू इंटेलिजेंटली विदाउट एक्सेप्टिंग इन अनक्रिटिकली। वो बोलते कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स है ना इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो हम इस पे ध्यान दें कि इन प्रॉब्लम्स को उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, रादर देन अगेंस्ट में सोचे इसको ये ऐसा वैसा है, ठीक है। तो मॉडरेट सपोर्टर्स ये बोलते हैं कि हम इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इंटेलिजेंटली हम इसको सॉल्व और फिक्स कर सकते हैं। और ना हमें इसका बैलेंस बना के रखना चाहिए कि हम इसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और कैसे हम इसका बैलेंस कर सकते हैं। और अगर इसका हमको लॉस हो रहा है तो हम इसको कैसे रिड्यूस करें, उसका सॉल्व कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो भाई नेक्स्ट है हमारा कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। हमने भी पॉलिटिकल कर लिया, इकोनॉमिक कर लिया, अब लास्ट है हमारा कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। कल्चर क्या है भाई, जो आप खाते पीते बोलते पहनते रहते आते जाते आपका तरीका, ये सब कल्चर में ही इंक्लूड होता है। आप किस जगह रह रहे हो, आप क्या पहनते हो, ठीक है, आप क्या खाते हो, और आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे कुछ भी चीज़ में करते हो, मीन्स एवरीथिंग विच इफेक्ट्स योर कल्चर, वो होता है हमारा कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में हम उसकी बात करेंगे। आ गया समझ में। जैसे कि भाई गुजरात के लोग हैं, भाई गुजराती गुजूस, वो क्या खाएंगे, वो क्या पहनेंगे, ठीक है, वो कैसे रहेंगे, उनका डिफरेंट स्टाइल होगा, ठीक है। अगर हम साउथ की बात करें, उनका अलग लाइफ स्टाइल होगा, वो अलग खाएंगे, वो अलग पहनेंगे, उनका अलग ही होगा, ठीक है, बोली अलग होगी, भाषा अलग होगी। अगर हम बात करें भाई ईस्ट की, इंडिया में ईस्ट के लोग हैं, वो अलग खाएंगे पिएंगे रहेंगे, उनका स्टाइल अलग होगा। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे कल्चर को इफेक्ट करे, वो ऐसी चीज़ें हम अब इसमें क्या बात करेंगे, कल्चर में क्या इफेक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। आ गया समझ में। अब भाई कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या बोलता है, फर्स्ट राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर। यूनिफॉर्म मतलब सेम कल्चर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर कि भाई ये जो एक ही जगह पूरे वर्ल्ड में एक जैसा कल्चर फैल रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कल्चरल होमोजेनाइजेशन। होमो मतलब क्या होता है भाई, एक जैसा,
ठीक है, सेम, सब जगह सेम कल्चर आ रहा है। अब क्या भैया ये जो कल्चर है ना वो ग्लोबल कल्चर है, पूरे ग्लोबली कल्चर है? नहीं, ये ग्लोबल कल्चर नहीं है, ये क्या है? वेस्टर्न कल्चर है। क्या है? वेस्टर्न कल्चर। और ये वेस्टर्न कल्चर को कौन डोमिनेट कर रहा है? लेस पावरफुल। और ये किसको डोमिनेट कर रहा है? वेस्टर्न कल्चर किस पे डोमिनेट कर रहा है? लेस पावरफुल सोसाइटीज को। यानी कि भाई ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि यूएस, ये क्या किस पे डोमिनेट कर रही है? लेस पावरफुल कंट्री, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज पे या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे डोमिनेट कर रही है। अब भाई इसको क्या बोला गया है? ये जो डोमिनेट कर रही है ना, इसको क्या बोला गया है? मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। क्या बोला गया है? मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई आजकल नॉर्मल सी बात है, मैकडॉनल्ड्स हर जगह फैला है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इंडिया की छोटी सी सिटी क्यों ना हो, ठीक है, इंडिया हो, कनाडा हो, यूएस से ही तो आया है भाई, वेस्टर्न कंट्री तो है ही मैकडोनल्डाइजेशन, मैकडॉनल्ड्स यूएस का ही तो है भाई, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मैकडोनल्डाइजेशन। आ गया समझ में? क्योंकि भाई मैकडॉनल्ड्स हर जगह है और ये कहाँ का? मैकडॉनल्ड्स वेस्टर्न कंट्री का, इसलिए हम बोलते हैं मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई इससे क्या हो रहा है? इट लीड्स टू द श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंटायर ग्रुप। ये जो रिच कल्चर है ना, अपनी अपनी कंट्रीज का जो कल्चर है, इसका श्रिंकिंग हो रहा है, इस कम होता जा रहा है अपना कल्चर। तो ये क्या हो रहा है? लीड्स टू द श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई जीन्स कहाँ से आया है? जीन्स क्या इंडिया से आया है? जीन्स इंडिया में ही बना है, स्टार्टिंग से इंडिया में ही जीन्स है? नहीं। तो क्या है? जीन्स ये बाहर से आया है। आजकल देख लो भाई, कॉलेज जाने वालों के बच्चों के लिए जीन्स नहीं होगी तो भाई वो कॉलेज ही नहीं जाएंगे, कहीं बाहर ही नहीं जाएंगे। आजकल हमारा कल्चर, कोई ऐसी लड़की है कि भाई थोड़ी बाहर जाना हो साड़ी पहन के निकल गई? नहीं गई ना, वो ऑब्वियसली जीन्स को, भाई ऑब्वियस सी बात है ना, आप जीन्स ही पहन के जाओगे। तो ये क्या है? वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हो रहा है। टॉकिंग अबाउट बर्गर, पिज़्ज़ाज, पास्ताज, ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आजकल कहीं भी बाहर जाओ भाई, ऐसा तो नहीं है कि भाई आप ऐसे दाल बाटी चूरमा खाओ, है ना, कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हो, या डोसा इडली बैठो खा के, नहीं ना, ऑब्वियस ही बात है आप चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता यही खाओगे ना, यही आप मोस्टली ऑर्डर करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये किसका इन्फ्लुएंस है? ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल कॉन्सिक्वेंस है, कल्चरल इन्फ्लुएंस है किस पे? कल्चर पे। और हमको ना ऐसे ध्यान भी नहीं लगता है, पता भी नहीं चलता है कि हम इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए वेस्टर्न कल्चर से कि भाई आप खुद देख लो, खुद के बारे में सोच के कि आप कितनी चीज़ें से करते हो एज ए इंडियन होके, डेली का बता रही हूँ मैं, एज ए इंडियन होके आप कितनी चीज़ें करते हो कि आप प्रॉपर इंडिया की चीज़ें ही करते हो, खाते पीते रहते हो, है ना। तो ऑब्वियसली हमको वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारे कल्चर पे भी। तो भाई अभी तक हमने पढ़े कि क्या हमको नेगेटिव फैक्ट्स पढ़ रहा है, तो अब हम पढ़ते हैं कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स। तो इससे क्या हो रहा है? बेसिकली हमारी जो चॉइसेस हो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है। चॉइसेस क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है कि भाई पहले आपके पास ना ये चीज़ थी, आपको ये मिलेगा, भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? आपको ये भी मिलेगा, ये चीज़ तो मिलेगी, ये भी चीज़ आपको मिलेगी। तो क्या हुआ? हमारा कल्चर जो है ना वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रही है हमारी चॉइसेस। क्या हो रहा है? एड ऑन टू आर एग्जिस्टिंग ऑप्शंस। जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑप्शंस है ना कि भाई हमको इतनी चीज़ मिल रही है तो हमारे ऑप्शंस अब इंक्रीज हो रहे हैं, अब हमको ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? कल्चर बिकमिंग मोर डिस्टिंक्टिव एंड डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। जो हमारा कल्चर है ना बहुत डिफरेंट भी बन रहा है और डिस्टिंक्टिव भी बन रहा है। अब ये क्या बात कर रहे हैं हम, जैसे कि भाई फिर ये क्या होता है? डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्टिव और डिफरेंट, जिसमें हमने पहले क्या बात करी? होमोजिनाइजेशन, जिसमें क्या पूरा कल्चर सेम हो रहा है। अब ये बोल रहे कि बहुत डिफरेंट भी हो रहा है और डिस्टिंक्टिव भी हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनाइजेशन, मतलब डिफरेंट, अलग अलग तरह की चीज़ें या डिफरेंट एक दूसरे से, उसको बोलते हैं हेट्रोजेनाइजेशन। हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट हो रहा है। जैसे अगर हमने बात करी हेट्रोजेनाइजेशन की, तो क्या हो रहा है? पहले भाई हमने बात करी यहाँ पे कि एक ही, जैसे कि हम जीन्स की बात करी, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही कल्चर हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई जैसे कि आजकल की जो लड़कियाँ या लड़के भी मान लो, क्या करती है? कुर्ती के साथ जीन्स वेयर करती है। क्या करती है? कुर्ती और जीन्स का कॉम्बिनेशन आजकल बहुत चल रहा है, शॉर्ट कुर्तीज़ जो है ना जीन्स के साथ बहुत वेयर कर रही है। तो क्या है? कुर्ती हमारा खुद का इंडियन कल्चर है और जीन्स जो है हमारा वेस्टर्नाइजेशन है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन हो रहा है।
ठीक है। तो इसको क्या है, दोनों का कल्चर भी मिक्स हो रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहा है तो वो क्या है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन। फिर क्या है, कल्चरल एक्सचेंज। क्या हो रहा है, हमारा कल्चर का भी एक्सचेंज हो रहा है। जैसे यहाँ का कल्चर वहाँ पे आ रहा है, वहाँ का कल्चर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। सो हियर वी आर कंप्लीटेड दिस टॉपिक कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, यहाँ तक हमने हमारा कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस कंप्लीट कर लिया। तो अब है हमारा इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हमारा ये टॉपिक है इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो हम ये जो टॉपिक है ना, इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट फेज क्या है, ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम, या उस टाइम पे कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे या बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 के पहले की बात है। तो उस टाइम पे इंडिया कैसा था, पहला एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, जो प्राइमरी गुड्स थे ना उसका एक्सपोर्टर था। और क्या इंपोर्ट करता था, फिनिश गुड्स। प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करता था और जो फिनिश्ड गुड्स थे ना उनको इंपोर्ट करता। फिनिश्ड मतलब जो बन चुके होते हैं ना गुड्स, पूरे कंप्लीट हो जाता है, वो फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करता था, ठीक है। ये था हमारा इंडिया उस टाइम पर। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस हुई इंडिया को, इस डर की वजह से कि भाई ये कॉलोनियल पीरियड के डर की वजह से इंडिया ने क्या किया, नो इम्पोर्ट्स, कि भाई ना हम किसी से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे कुछ भी। किस वजह से, ब्रिटिशर्स की ऐसी डर की वजह से इन्होंने ऐसा बोल दिया कि हम किसी को ना एक्सपोर्ट करेंगे ना इंपोर्ट करेंगे, भाई सेल्फ रिलायबल हो जाएंगे, खुद पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, खुद में बेच लेंगे, है ना। तो इसको हमने क्या बोला है, प्रोटेक्शनिज्म। क्या बोला है हमने इसको, प्रोटेक्शनिज्म। बट ये एक प्रॉब्लम भी थी इसमें। क्या प्रॉब्लम थी भाई, इसकी वजह से अगर आप खुद में रहोगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। तो इस वजह से इंडिया की जो ग्रोथ रेट है ना वो बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, बहुत ज़्यादा गिर गई थी उस टाइम पर। तो फिर थर्ड क्या करा उन्होंने, 1991 में क्या करा था, एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। वो कहता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये ना एक उनका स्टेप था इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उन्होंने एक स्टेप लिया था एलपीजी। ये एलपीजी ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जिसने जो ट्रेड बैरियर्स है ना उनको, रेस्ट्रिक्शंस जो थी ट्रेड पे उसको कम कर दिया और पूरे ग्लोबली वर्ल्ड को एक कर दिया, यूनिफाई कर दिया, ठीक है। इसको इतना इन डेप्थ समझने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक है उसमें हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। So moving on to this second last topic of the chapter, which is your resistance to the globalization. Resistance means रोकना, ठीक है, रोकना ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है। तो अगर हम रोकने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इसमें क्रिटिक्स की ही बात कर रहे हैं। आ गया समझ में। तो भाई क्रिटिक्स में जो इसके अगेंस्ट में है ना ग्लोबलाइजेशन के, उसमें 2 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया। पहला तो है पॉलिटिकल लेफ्ट और सेकंड है पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल लेफ्ट में वो लोग हैं जो पुअर्स की तरफ है, पुअर की तरफ इंक्लाइंड है, वो पुअर सेक्शन के सपोर्ट में है, ठीक है। और ये जो पॉलिटिकल राइट वाले जो लोग हैं ना वो प्रैक्टिकल सोचते हैं, किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा बात करते हैं रादर देन सपोर्टिंग पुअर पीपल। आ गया समझ में। तो ये पॉलिटिकल लेफ्ट वाले जो लोग पुअर को सपोर्ट करते हैं, क्या बात किस चीज़ में बात करते हैं, ये ग्लोबल कैपिटलिज्म पे। ये बोल रहे पूरा जो वर्ल्ड है ना वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बदल रहा है। कैपिटलिज्म मतलब हमने पहले चैप्टर्स में भी कंप्लीट करा है, मैं वापस बताती हूँ। कैपिटलिज्म मतलब ऐसी जो जहाँ की इकोनॉमी जो है ना वो मार्केट फोर्सेस तैयार करे, मार्केट फोर्सेस उनको चलाए। मतलब कोई भी कैपिटल प्लेयर्स के हाथ में होता है इकोनॉमी, गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं होता इसमें, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रिच लोग हैं ना वो ज़्यादा रिचर होता जा रहा है और जो पुअर है ना वो बहुत ज़्यादा पुअर हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा स्टेट है ना, हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा वीक पड़ रही है इस चीज़ की वजह से। और ये जो पॉलिटिकल राइट वाले लोग हैं जो प्रैक्टिकलिटी में बात करते हैं, जो मार्केट फोर्स से ड्रिवन है, वो किसकी एंजाइटी में, वो क्या बोलते हैं, वो एंजाइटी में कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस के बात करते हैं। कैसे, तो वो बोलते कि भाई पॉलिटिकल में कि जो स्टेट का रोल है ना वो कम ना हो जाए, है ना, स्टेट को हमेशा इंपॉर्टेंस दी जाए। इसके अलावा ये जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी हमेशा सेल्फ रिलायबल रहे। क्या रहे, सेल्फ रिलायबल रहे। इसके हमने क्या बात करी, प्रोटेक्शनिज्म की बात करी थी। और कल्चर में हमने बात करी जो हमारे ट्रेडिशंस है, जो हमारे वैल्यूज़ है, ओल्ड वैल्यूज़, उसको हम प्रोटेक्ट करके रहे कल्चर में। आ गया समझ में। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स भी हुई थी टू पार्टिसिपेट इन हियर ग्लोबल नेटवर्क्स। आ गया समझ में। तो क्या हुआ था 1991 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स में क्या हुआ, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ।
किसके अगेंस्ट? अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बाय इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स। जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स है ना, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, ये सोच के। ठीक है, तो क्या हुआ? वर्ल्ड सोशल फोरम बना, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला किसको? कोलिशन करने के लिए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, एनवायरमेंटलिस्ट को, और हियर लेबर यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट को। ठीक है, इसने क्या अपोज किया? न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को इन्होंने अपोज किया। सो हियर वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। क्या है? इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। इंडिया ने कैसे रोका ग्लोबलाइजेशन को? तो इसमें अब सोशल मूवमेंट्स हुई। ठीक है, किसने की? लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट। लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट में कौन कौन थे? पॉलिटिकल पार्टीज थी और इंडियन सोशल फोरम था। क्या था? इंडियन सोशल फोरम था। अब इसमें क्या था? ट्रेड यूनियंस और फार्मर्स। अब भाई फार्मर्स के ट्रेड यूनियंस तो हमको पता है कितने प्रोटेस्ट होते हैं उनको लेके, है ना। तो उन्होंने क्या किया? पेटेंटिंग टू सर्टेन प्लांट्स लाइक नीम एंड अमेरिका एंड यूरोप फर्म्स। पॉलिटिकल राइट्स, इसमें क्या बात करी हमने? कल्चरल इन्फ्लुएंस, जैसे कि वेस्टर्न ड्रेसेस की हमने बात करी। ऑफ कौन सी? कॉलेज की जो स्टूडेंट्स है ना, वेस्टर्न ड्रेस की उनकी बात करी स्कूल और कॉलेजेस में, कि भाई स्कूल कॉलेजेस में वेस्टर्न ड्रेसेस को अलाउ ना किया जाए। आ गया समझ में? तो गाइज यही हमारा चैप्टर था आज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली होप दैट यू लाइक द वीडियो, और प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक दीज काइंड ऑफ वीडियोज़। आपकी एक छोटी सी लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और वट एवर योर queries have, please leave them on the comment below. I'll definitely reply you all. Thank you so much. Till then, stay tuned. Bye bye.